अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक। बड़ी खबर है, इद्दत निकाह केस का फैसला आज 3 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर दलाइल मुकम्मल हो गए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। मजीद हम मालूमात लेंगे। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इंतहाई अहम केस है, फैसला कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, गैर शरी निकाह केस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी बरी होंगे या नहीं, 3 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। आज खवातीन के वकील जाहिद आसिफ की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो गए, और जिस पर बानी पीटीआई की वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब भी दे दिया, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया, जो कि आज 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले इस केस में दलाइल मुकम्मल हो गए थे, फैसला महफूज हो गया था, और जिस दिन फैसला सुनाना था उसी दिन सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाने से माजरत कर ली थी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर मोहम्मद अफजल मजूका को 1 माह के अंदर अंदर मरकजी अपीलों पर फैसला करने की हिदायत की गई थी, जो कि डायरेक्शन के मुताबिक 1 महीना कल ही मुकम्मल हो चुका था। और आज चूंकि कुछ दलाइल बाकी से कुछ देर पहले खबर मनिका और बानी पीटीआई के वकला की जानिब से जवाब दलाइल और जवाबुल जवाब मुकम्मल हो गए। अच्छा ज़ीशान, दलाइल का आगाज कहां से हुआ और वकला की तरफ से क्या दलाइल पेश किए गए आज की समात में? देखिए, आज जब दलाइल शुरू हो गए, क्योंकि खबर मनिका की वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने गुज़श्ता रोज अपने दलाइल का आगाज किया था, और आज भी उनके दलाइल जारी रहे। एक तो निकाह के ऊपर की किसी भी मुस्लिम के हवाले से ये नहीं होता कि आप एक तलाक करें और फिर दूसरी निकाह ना करे, या इद्दत के दौरान निकाह की कोई इजाज़त नहीं है। गुज़श्ता रोज़ ये भी बताया गया था कि इन दोनों का, जो कि मुल्ज़िमान है, इनका हनफी मजहब से ताल्लुक है, तो ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। ना ही मुफ्ती सईद ने अपने किसी स्टेटमेंट में ये कहा कि इन दोनों का हनफी जो फरीक है, फ़िरका है, उससे कोई ताल्लुक है। जबकि ये भी कहा कि ये 496 का जो सेक्शन दफा लगा है मुल्ज़िमान के ऊपर, इसके साथ साथ 494 का भी मुकदमा जो है वो लगना चाहिए, और जो मुल्ज़िमान है ट्रायल कोर्ट का सजा जो है वो बरकरार रखना चाहिए। ताहम सलमान अकरम राजा, जो कि बानी पीटीआई के वकील थे, उनकी जानिब से जवाबुल जवाब देते हुए कहा गया कि शुक्रिया आपका ज़ीशान सैयद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग ने बड़ी बैठक आज बुला ली है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की, सियासी, मुआशी और खारजी सतह के मामलात पर गौर किया जाएगा। डिटेल्स क्या है, वकास गौरी से हम जान लेते हैं। बताइए वकास। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बैठक जो है वो मरी में बुला ली है। नून लीग की मरकजी क़यादत को मरी पहुंचने की हिदायत की गई है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा और आइंदा का लाही अमल भी मुरतब किया जाएगा। पार्टी राय के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ क़यादत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी ब्रीफिंग देंगे, और जो आइंदा की कानूनी हिकमत अमली है उस हवाले से भी तजावीज़ देंगे। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ख्वाजा आसिफ के शरीक होने का भी इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अज़्म इस्तेकाम के हवाले से, पेशरफ्त और तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया वकास। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को जानिबदाराना करार दे दिया है। अज़मा बुखारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नजरिए ज़रूरत को दोबारा जिंदा किया है। जो कि इसमें फरीक नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। फैसले से आइन हार गया है और बेगमात जीत गई। अदालत उस्मा ने फैसले में बानी पीटीआई पर प्यार और मोहब्बत की बारिश की है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा कि लाडले की मोहब्बत एक दफा फिर से आइन पर गालिब आ गई। एजेंसीज की मुदाखलत हो तो फिर पैनामा जैसा फैसला आता है कि ये जो 63E का सीक्वल है, जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया, और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा
انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو پیار محبت لینے گئے تھے. تو سر پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا. حافظ نعیم الرحمان نے چیف الیکشن کمشنر اور چاروں اراکین سے مستعفی ہونے اور انتخابی نتائج کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. کراچی میں پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن فارم 45 کی بنیاد پر انتخابی نتائج کی تحقیقات کرے. فارم 45 کی بجائے فارم 47 والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. امیر جماعت اسلامی کی مولانا فضل الرحمان پر نام لیے بغیر تنقید، کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی نہیں کلی طور پر قبول کرنا پڑے گا. کل سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، اور پاکستان کے عوام جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ووٹ ہم جس کو بھی ڈالیں فائدہ تو مخصوص لوگوں کو ہوگا اور فارم 47 والے ہی برسر اقتدار بھی آئیں گے اور وہی مزے بھی کریں گے، تو کل کے اس فیصلے میں بہرحال لوگوں کو یہ امید ہوئی ہے کہ کوئی عدالت بھی موجود ہے اور اس میں ججز بھی موجود ہیں کہ جو اس کے علاوہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ پہلے ہی الیکشن کمیشن نے تو پوری طریقے سے اس الیکشن کو روندا ہے اور مخصوص قسم کی پارٹیوں کو فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا ہے، اور اب اس فیصلے کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو ان کے چیف سمیت خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور فارم 45 کی بنیاد پر ہر سیٹ کا فیصلہ کرتے چلے جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ایک اعتماد پیدا ہوگا. خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے. معاہدے کے تحت پاکستان کو $7 ارب ملیں گے. آئی ایم ایف پاکستان سے 37 ماہ کے لیے قرض پروگرام پر آمادہ ہوا ہے. نئے قرض پروگرام کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے ہیں. نیا قرض پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام کا باعث بنے گا. قرض پروگرام کے دوران جی ڈی پی میں ٹیکسوں میں کا حصہ 3% تک بڑھایا جائے گا. ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس نیٹ بڑھایا اور زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نیا قرض معاہدہ طے. $7 ارب حجم کا پروگرام 3 سال اور 1 ماہ کے لیے ہوگا. آئی ایم ایف نے نیا قرض پروگرام طے پانے کا اعلامیہ جاری کر دیا. عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق نیا پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام کا باعث بنے گا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکس آمدنی بڑھائے. جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا حصہ 3% تک بڑھایا جائے گا. 1.5% اضافہ رواں مالی سال کیا جائے گا. ریٹیل سیکٹر میں بھی ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا. زرعی شعبہ بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اعلامیہ کے مطابق ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی منصفانہ اضافہ ہوگا. برآمدی شعبے سے ٹیکس وصولیاں بہتر کی جائیں گی. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی میں اصلاحات لانا ہوں گی. ایس او ایز کی انتظامی امور بہتر کرنے ہوں گے. وزیر خزانہ کا آئی ایم ایف معاہدے کے بعد سٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے سے پاکستان میں میکرو اکانومی کے استحکام لانے میں مدد ملے گی. پبلک فائنینس، توانائی اور حکومتی اداروں کے ایریاز میں استحکام لانے کی ضرورت ہے. آئندہ سالوں میں سٹرکچرل ریفارمز لائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم آزادی پر سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 14 اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے. 500 یونٹ تک کے صارفین کو 10% ادائیگی پر سولر پینل ملیں گے. 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی. سولر پینل کی فراہمی بینکس کے ذریعے ہوگی. صارفین 5 سال میں رقم ادا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سولر پینلز کی فراہمی سے بجلی بل میں 40% کمی ہوگی. عوام کو ریلیف دینا ہی میرا مشن ہے. مشکل حالات ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. پنجاب اسمبلی گیٹ پر سنی اتحاد کونسل کا عوامی اجلاس جاری ہے. جو ٹکٹ ہولڈرز گزشتہ اجلاس میں حلف نہیں اٹھا سکے وہ حلف اٹھائیں گے. پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کے باہر تعینات ہے. لیڈیز پولیس اہلکار اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ابابیل فورس کے جوان بھی موجود ہیں. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد.
मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई। आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा हो गया है। मिल्स मालिकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे हुकूमत ने कोई राबिता नहीं किया। कोयटा में सप्लाई मुअत्तल होने के बाद आटे की कीमतों में 200 से 1000 रुपए तक इजाफे हो चुका है। फ्लावर मिल्स की बंदिश से दिहाड़ीदार तबका भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स मालिकान की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है। सूबे भर में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। पेशावर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक जा पहुंची है। डिटेल्स हम लेंगे जमील खान से। जी बिल्कुल, यकीनन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से एहतजाज और हड़ताल जारी है आज भी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाक़ों में आटे की कीमतों में इजाफा भी हो चुका है। फ्लोर मिल्स के जो मालिकान है वो यही मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो विद होल्डिंग टैक्स है इसमें कमी की जाए और बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो चुका है उसको कम किया जाए। साथ साथ जो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के आटे की सप्लाई में रुकावट है वो ख़त्म की जाए। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर ऐलान किया है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो इनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और यकीनन ये मुश्किलात बढ़ती जा रही है। आटा बहरान पैदा होने का भी खदशा मौजूद है। इस वक्त पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अभी एक ब्रेक। पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई कोटे से चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ज़राई के मुताबिक चीनी बहरान के खदशात पर पाबंदी लगाई गई है। डिटेल्स के इस खबर की पेशावर के ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमसे शेयर करेंगे। बताइएगा लिहाज अली। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुगर के बैन पर इसलिए जो शुगर का कोटा है खैबर पख्तूनख्वा की है उसकी बरामदगी पर पाबंदी इसलिए लगाई है कि उसका कहना है कि जब भी चीनी या गंदम की बरामदगी की जाती है उसके बाद एक किल्लत पैदा हो जाती है और कीमतों में इजाफा होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी मुताहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए चीनी की बरामदगी पर जो खैबर पख्तूनख्वा का कोटा है वो कहीं भी बरामद ना किया जाए। जी शुक्रिया आपका लिहाज अली। सिंध में महकमे ट्रांसपोर्ट की जमीनें एक माह में खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम में ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सिंध भर में महकमे ट्रांसपोर्ट की इमारतें और जमीनें एक माह के अंदर खाली कराने की मंजूरी दे दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करेगी। निगरान दौरे हुकूमत में रोके गए BRT मंसूबों में तेजी लाई जा रही है। कराची में CTD की कार्रवाई, कलअदम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द की शिनाख्त हिदायतुल्लाह उर्फ मौलाना अब्दुल हकीम के नाम से हुई है। दहशतगर्द को कलअदम TTP के लिए चंदा जमा करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द से चंदे के 6000 रुपए और रसीद बुक बरामद की गई। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हिदायतुल्लाह का वालिद 2000 में अफगान जिहाद में हलाक हुआ, जबकि उसका भाई किफायतुल्लाह मौलवी फजलुल्लाह का करीबी साथी था जो सवात ऑपरेशन के बाद से लापता है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान है। ज़राई के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में 16 जुलाई से 7.5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने की इम्कान है, जबकि ज़राई ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में 16 जुलाई से 7.5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मौसम की बात करें तो कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार है। तेज हवाएं चलने के साथ शाम में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद हम जानेंगे सुमैया खुर्शीद से। की मौसम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि मतलब जुज़ी अबर आलूद है और धूप और छाँव की आंख मचोली जारी है। और जब से पहला स्पेल गया है मानसून का, तो मानसून तो है, सीज़न तो है, अब दूसरे स्पेल का इंतज़ार है कराची वालों को। मगर इस पहले और दूसरे स्पेल के बीच में जो हम कराची का मौसम यही देख रहे हैं कि कदरे बेहतर है और शाम होते ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी मुख्तलिफ इलाकों में होती है, मगर हब्स की सूरत हाल भी शहर में रहती है। अचानक से हब्स हो जाता है और समंदरी हवाएं चूँकि बहाल हैं तो थोड़ा सा बेहतर मौसम महसूस हो रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं। धूप और छाँव की आंख मचोली जारी है और यही धूप और छाँव की आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा 24 घंटों में मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहने का इम्कान है। और दूसरे स्पेल का इंतज़ार है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि 20 जुलाई से दूसरा स्पेल आएगा तो फिर कराची का मौसम मज़ीद कदरे बेहतर हो जाएगा। जी
लाहौर में होने वाली बारिश शहरियों के लिए अजाब गई। हरबंसपुरा के गली मोहल्लों में पानी ताहाल ना निकाला जा सका। वासा समेत मुतल्लिका इदारे निकासी आप में नाकाम है। अभी हालात क्या है, मोहम्मद ओवैस हमें दिखाएंगे। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में होने वाली गुज़श्ता रोज़ बारिश जो है वो शहरियों के लिए ज़हमत बन चुकी है। बारिश का पानी लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में अब भी मौजूद है। बारिश रुकी हुई कि तकरीबन एक रोज़ जो है वो गुजर चुका है, मगर पानी मुख्तलिफ महलों में अब भी मौजूद है और वासा समेत जो मुतल्लिका दीगर इदारे हैं वो पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद भी, हम इनसे बात करते हैं। काफ़ी अरसे से हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ वैसे कहना नहीं चाहिए, कहना ये है कि अगर दो भैंसें मिल के ज़्यादा पेशाब कर दें ना तो ओवर बैग मारता है और पानी यहाँ से निकलता है। जब वासा अथॉरिटीज़ के साथ हम रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये इलाका हमारे ज़ेरे इंतज़ाम नहीं है। अपनी मेहनत आप के तहत जो हैं ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वासा वालों से जब रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं ये हरबंसपुरा, ये जो मोहल्ला आसिम टाउन है, ये हमारी जुरिडिक्शन में भी नहीं है, जिसके बाद दोबारा ये लोग जाते हैं और पैसे वैसे दे के जो है इनको काम निकलवाना पड़ता है। जी, सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के 97 जाली पेजेस बनाने का इंकशाफ, 5 जाली वेबसाइट्स और 21 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी फाल हैं। सिंध पुलिस के फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ एक असल अकाउंट है। आईजी सिंध ने DGFIA को फौरी एक्शन के लिए खत लिखा है। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के 97 जाली पेजेस बनाने का इंकशाफ हुआ है। 5 जाली वेबसाइट्स और 21 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी फाल हैं, जबकि सिंध पुलिस के फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ एक असल अकाउंट मौजूद है। आईजी सिंध ने DGFIA को फौरी एक्शन के लिए खत लिखा है। खबर यह है कि सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के 97 जाली पेजेस बनाने का इंकशाफ हुआ है और आईजी सिंध की तरफ से DGFIA को फौरी एक्शन के लिए कहा गया है। और 5 जाली वेबसाइट्स से 21 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी फाल हैं, जबकि सिंध पुलिस के फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ एक असल अकाउंट मौजूद है। खबर की मज़ीद मालूमात क्या है, उबैद शाह से हम जान लेते हैं। बताइए उबैद। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के 97 जाली पेजेस, अकाउंट्स और आईडीज बना दी गई हैं। 5 जाली वेबसाइट और व्हाट्सएप पर 21 जाली ग्रुप जो हैं वो फाल हैं। सिंध पुलिस के फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ एक असल अकाउंट मौजूद है। ताहम नामालूम अफराद ने 97 जाली सफात और आईडीज बनाकर सिंध पुलिस के हवाले से प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया है, जबकि इसमें कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनमें पुलिस की कारकर्दगी भी दिखाई जाती है, जिस पर आईजी ने DGFIA को इस सिलसिले में फौरी एक्शन लेने के लिए एक खत लिख दिया है और उसमें कहा गया है कि ये वेबसाइट जो है इनका कराची पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध पुलिस की जाली वेबसाइट चल रही हैं, 5 जाली वेबसाइट्स हैं, 21 जाली व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पर 37 और ट्विटर पर 7, टिकटॉक पर 14 और ठीक है, शुक्रिया आपका उबैद। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेओ।